आदमी है जो सबको हंसाता रहे। आदमी है जो सबको हंसाता रहे, खुद भी हंसता रहे, मुस्कुराता रहे। दूर कर दे हर दुखड़े हंसी प्यार से। दूर कर दे हर दुखड़े हंसी प्यार से। जीत ले सारी मुश्किल सदाचार से। आदमी है जो सबको हंसाता रहे, खुद भी वाह। हंसता रहे, मुस्कुराता रहे। साथियों, बहुत सुंदर। नमस्कार। अंबेडकर नगर पोएट्री साहित्यिक मंच पर कार्यक्रम एक कदम साहित्य की ओर में आप सभी दर्शकों एवं श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। साथियों, साहित्य नदियों की भांति बहने वाला विचारों व भावों की वह धारा है जो संस्कृति, सभ्यता, संस्कार व नैतिकता की शीतलता से कहीं न कहीं संपूर्ण जनमानस को सिंचित करता रहा है। साथियों, समय समय पर साहित्य को समृद्ध और संपन्न बनाने हेतु तमाम साहित्यकारों ने भी अपने अथक प्रयासों से पीछे नहीं रहे हैं। आज भी अपने विभिन्न शैलियों व विधाओं से साहित्य को सांस्कृतिक, सामाजिक व नैतिक दृष्टिकोण से आगे गति देने में पीछे नहीं है। साथियों, बड़ी खुशी की बात है कि आज हमारे बीच एक ऐसे गजलकार के रूप में एक ऐसा व्यक्तित्व, एक ऐसा शख्स हमारे बीच उपस्थित है जिन्होंने वास्तव में अपने आप को गजलकार के रूप में इस प्रकार से प्रमाणित किया है कि गजल सुनने के बाद, उनके भाव को समझने जानने के बाद वास्तव में मन कहीं न कहीं एकाग्र हो जाता है, या आपकी रचनाएं मन को छू जाती हैं, मन को झकझोर देती हैं। मैं बताना चाहूंगा कि आज एक ऐसे व्यक्तित्व हमारे बीच उपस्थित हैं, उत्तर प्रदेश के जिला बरेली से गजलकार आदरणीय राज शुक्ल, गजल राज जी। आदरणीय, सबसे पहले तो इस मंच पर आपका बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। बहुत बहुत धन्यवाद जी जी आदरणीय, बहुत अच्छा लग रहा है आज के इस कार्यक्रम एक कदम साहित्य की ओर में आपसे मिलकर, और अच्छा लगेगा आपको सुनकर, आपको समझकर। आदरणीय, मैं आपके सुंदर गजलों में आपके निहित विचार, समाज के उन तमाम बातों को, तमाम मुद्दों को जो आपने अपने गजल में सजोया है, उनको भी जानकर, सुनकर, समझकर बहुत अच्छा लगेगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपकी गजल दुनिया में छाई है और छाई रहेगी। आदरणीय, मैं आपके सुंदर गजल अपने दर्शकों तक ले चलूं, गजल से संबंधित और जानकारियों के साथ भी हम आगे बढ़ेंगे। इसके पहले मैं चाहूंगा कि आपका जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय भी हमारे दर्शकों तक पहुंचे। मैं चाहूंगा जी। हमारे दर्शकों को अपने जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय से परिचित कराएं। जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेरा नाम राज शुक्ला है और मुझे एक साहित्यिक मंच द्वारा पंजाब प्रदेश में गजल राज की उपाधि दी गई, जिसे मैंने अपना उपनाम बनाया और इस उपनाम के सहारे मैंने धीरे धीरे गजलों का सफर शुरू किया। मेरे अंदर कविता को जागने की भी एक कुछ अलग सी कहानी है। जब मैं पढ़ता था तो कक्षा 9 और 10 में जो है हिंदी के 3 पेपर हुआ करते थे। उनमें एक पेपर आता था, उनमें निबंध लिखने के लिए आता था। तो मेरे समय में निबंध के शीर्षक हुआ करते थे, 4-6 होते थे, उसमें से एक आपको लिखना है, ऐसा होता था। तो एक उसमें शीर्षक था, भारत माता से काल्पनिक साक्षात्कार। सर जी, मैंने जब मेरी ये हमेशा आदत रही है कि मैंने निबंध कभी याद नहीं किया। निबंध को हमेशा अपने विचारों से वहीं के वहीं लिखा, जब भी लिखा। तो मैंने जब वो शीर्षक पढ़ा, मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने उस पर निबंध लिखने के लिए अपने विचारों को एकाग्र किया, एकत्रित करना शुरू किया। पता नहीं माँ की क्या कृपा होनी थी, माँ मेरे मस्तिष्क में आके विराज गई और वो निबंध जो है गद्य में ना लिख के पद्य में लिख गया। भारत माता से काल्पनिक साक्षात्कार की एक कविता लगभग जो है 2-3 पेज की बनती चली गई। ये मेरे कवि बनने की शुरुआत हुई यहाँ से।
जिसके लिए कॉलेज में मुझे उस वक्त सम्मानित किया गया। जब मैंने अपनी बात बताई तब तो बहुत ज्यादा मेरे गुरु लोग मुझसे जो है प्रसन्न हुए, बोले वाह कमाल कर दिया तुमने। तो इस तरीके से मेरे कवि बनने की शुरुआत हुई। फिर धीरे धीरे आगे बढ़ा। पहले हिंदी की विधाओं में कविता करता रहा, फिर अचानक जो है गजलों की ओर मेरा रुझान हुआ और गजल मैंने कहना शुरू किया। और आप सबकी दुआओं से, माँ शारदे की कृपा से धीरे धीरे लोग मुझे पसंद करने लगे। स्थिति यहाँ तक पहुंची कि आज मेरे जो पसंद करने वाले मेरे शुभचिंतक मित्र हैं वो मुझे बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। मेरी गजलों को सुने बिना अगर किसी दिन मैं पोस्ट करना भूल जाऊं तो मेरे पास फोन आने लगते हैं कि आज सर आपको क्या हो गया, आपकी गजल नहीं आई। ये मेरा जो है साहित्यिक सफर है। जी आदरणीय, बिल्कुल बहुत सुंदर लगा आपकी जीवन परिचय और साहित्यिक गतिविधियां और साहित्यिक यात्रा भी। किंतु इसी कड़ी में मैं और जानना चाहूंगा सर कि अब तक की आपकी कितने पुस्तकें प्रकाशित हैं और किस विधा में हैं और कितनी रचनाएं उसमें संकलित हैं, अगर मंगाना चाहें, उसको हम पढ़ना चाहें तो कहाँ उपलब्ध हो पाएगी, कैसे उपलब्ध पाएगी, हमारे दर्शकों को जरूर बताएं सर। जी, मेरी सबसे पहली पुस्तक 2023 में गजल संग्रह ही प्रकाशित हुई और ये भी, इसमें भी माँ की कुछ अलग सी कृपा रही कि अहमदाबाद का एक जो है प्रकाशन है, उसकी जो संस्थापका, उसकी जो मालिक हैं आदरणीय मैं अभी नाम उनका विस्मृत कर रहा हूं, वो फेसबुक पर मुझसे जुड़ी थी और एक दिन उन्होंने मुझसे फेसबुक पर मेरा फोन नंबर मांगा। मैंने उन्हें फोन नंबर दिया तो उन्होंने फोन पर कहा कि सर मैं आपकी गजलों की बहुत बड़ी फैन हूं, आपकी एक एक गजल अच्छी लगती है और मेरे प्रकाशन ने ये निर्णय लिया है कि हम आपको अपने प्रकाशन की ओर से एक पुस्तक छाप के आपको भेंट करना चाहते हैं, आपकी ही। और इस तरीके से मेरा पहला जो है गजल संग्रह, जिसका नाम था गजल से गुप्तगू, मेरा गजल संग्रह, पहला गजल संग्रह प्रकाशित हुआ, जिसमें मुझे केवल अपनी 60 गजलें लिख के उन्हें प्रेषित करनी पड़ी। उसके बाद मुझे इससे कोई मतलब नहीं रहा और ये छपके और इसकी 25 प्रतियां मेरे पास आ गईं। और ये उनका एक लिंक है, उस लिंक से जो है, जो नेट मार्केटिंग है, अमेजन, फ्लिपकार्ट वगैरह, इन पर उपलब्ध है ये किताब जो है, वहां से इसे मंगाया जा सकता है। इसमें 60 गजलें हैं। इसके बाद कुछ मेरे शिष्य और शिष्याएं भी हैं जो मुझसे गजल सीख रहे हैं। उनमें से एक शिष्या मुंबई की श्रीमती सुमंगला सुमन सुमी जी, अभी 2024 के अप्रैल माह में उन्होंने मुझसे कहा कि गुरुजी मैं आपको दक्षिणा देना चाहती हूँ। तो मैंने कहा देखो मैं दक्षिणा तो लेता नहीं हूँ, साहित्य की सेवा में लेन देन का विचार मेरा नहीं है। बोले सर जब शिष्य देना चाहता है तो आपको क्या तकलीफ है? हमने की बताओ क्या देना चाहती हो? बोले मैं आपकी एक जो है पुस्तक छपवा के आपको देना चाहती हूँ। उन्होंने मेरी एक पुस्तक जिसमें 101 गजलें थी, जिसका नाम है बारगाहे गजल, एक पुस्तक जिसमें 101 रचना मेरी गजलें शामिल हैं, वो उन्होंने मुझे जो है अपनी तरफ से प्रकाशित करवा के प्रेषित की। इस तरीके से मेरी 2 पुस्तकें अभी तक, 2 गजल संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। जी आदरणीय, बिल्कुल बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। चूंकि सबसे पहले मैं कुछ आगे कहूँ, आगे बढ़ूं, इसके पहले तो मैं साहित्यिक योगदान और उपलब्धियों के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं और उन तमाम साहित्यकारों को भी बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद जो आपको पसंद किए। क्योंकि पसंद वही किए जाते हैं आज के दौर में जो वास्तव में
सदा से ये नियम रहा है कि जो लोगों को देना चाहते हैं वही जी आज जी भी पसंद किए जा रहे हैं। तो कहीं न जी कहीं जी अप्रत्यक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप से आपको लोगों ने आपसे कुछ लिया है और सीखा जी है, शायद इसीलिए लोग आपको ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, ज़्यादा लाइक कर रहे हैं। मैं जी बताना चाहूँगा सर इसी क्रम में कि हमारे बीच आपको सुन रहे हैं, आपको सराह भी रहे हैं आदरणीय सुभाष राहत भैरवी बरेलवी जी और जी निमिषा जी भी आपको जी और सुमंगला सुमन जी भी आपसे जुड़ी हुई हैं। आपने उनका नाम लिया, आपसे जुड़ी भी हुई हैं और जी साथ जी में कबीर राम शिरोमन उपाध्याय जी भी हमारे बीच हैं, हमसे जुड़े हुए जी हैं जी और साथ में नूतन प्रयाग रजनी जी भी हमसे जुड़ी हुई हैं। सबसे पहले तो जी मैं आप सभी लोगों का बहुत-बहुत आभार, बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ कि खासकर आज के इस कार्यक्रम में आप लोगों ने मैं आपको आप सबका गुरु भी कहूँ, आप सबके आदर्श भी कहूँ, उनको आप सुन रहे हैं और सराह रहे हैं, साथ में हम लोगों का भी आत्मबल बढ़ा रहे हैं, मनोबल बढ़ा रहे हैं। इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत आभार। और मैं भी मैं भी इन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। ये मेरे लाइन में आए, मेरे साक्षात्कार में आए। ये लोग मुझसे बहुत ही आत्मीयता से जुड़े हुए हैं। सुभाष राहत बरेलवी जी, जिन्हें मैं बड़े भाई की तरह जिनका सम्मान करता हूँ। निमसा जी और सुमन जी ये मेरी शिष्याएं हैं। राम वृक्ष बैनीपुरी जी, वो राम सरोमल जी कलकत्ता से बहुत ही बुजुर्ग साहित्यकार हैं, मुझसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत स्नेह देते हैं, मेरे बहुत बड़े फैन भी हैं। मैं सभी का जो है, और वो नूतन प्राग रानी जी, वो मुझसे ग्रुप में व्हाट्सएप पे जुड़ी हुई हैं और मेरी गजलों को बहुत जो है प्यार से पढ़ती हैं और उन पर प्रतिक्रिया देती हैं। मैं सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। बिल्कुल, हमारे तरफ से बहुत-बहुत आभार, बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों के बीच हमें वार्ता करते हुए। आदरणीय इसी जी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे। मैं चाहूँगा जी कि आपका एक सुंदर-सा गज़ल भी हमारे दर्शकों तक पहुँचे। आपकी गज़लों जी का भी रसास्वादन किया जाए, फिर वार्तालाप के क्रम में हम आगे बढ़ेंगे। जी जी, स्वागत करता हूँ एक सुंदर-सी गज़ल के लिए। इससे पहले कि मैं अपनी गजल प्रस्तुत करूं, मैं जो साहित्य की जननी है, साहित्य की देवी है, जिनकी जिनकी जो है आशीर्वाद से साहित्यकार बनता है, मैं माँ शारदे के चरणों में एक सिंहावलोकन छंद प्रस्तुत करना चाहूंगा। उसके बाद अपनी गजल जो है प्रस्तुत करूंगा। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल, स्वागत है सर। तो सिंहावलोकन छंद के रूप में माँ शारदे के चरणों में मेरी ये प्रथम भेंट मैं करने जा रहा हूं। स्वागत सर। शारदे ये तेरा लाल, शारदे ये तेरा लाल तुझको पुकारे मात, लेखनी में बस मेरी कविता को सार दे। तार दे ये तेरा लाल तुझको पुकारे मत, लेखनी में बस मेरी कविता को सार दे। और तार दे जो पापियों को दुखियों का दुख हरे, ऐसी शक्ति मेरी लेखनी में माँ उतार दे। धार दे ऐसी पैनी तलवार बने शब्द, भर भक्ति भावना में काट मझधार दे। और सार दे शरण आया पकड़े चरण तेरे, ज्ञान भरा हाथ रख सर पे माँ सार दे। ये माँ के चरणों में मेरी विनती थी और अब आपके आदेशानुसार मैं अपनी पहली गजल प्रस्तुत करने जा रहा हूं। मैंने कई गजलें गजल पे ही कहने की कोशिश की हैं। गजल के कई अलग अलग आयामों को दर्शाती हुई मैंने इस गजल में ये कहना चाहा है कि गजल ने क्या क्या किया अपने साहित्यिक सफर में। आप देखें कि चाहने वालों ने जूड़ों में पिरोई है गजल, चाहने वालों ने जूड़ों में पिरोई है गजल, और दीवानों ने अफ्कों में डुबोई है गजल। चाहने वालों ने जूड़ों में पिरोई है गजल, और दीवानों ने अफ्कों में डुबोई है गजल। शेर इसका कुछ यूं हुआ कि खिलखिलाई है कभी आशिकों की बाहों में, खिलखिलाई है कभी आशिकों की बाहों में, तो कभी बिरहनों की आंख से रोई है गजल। खिलखिलाई है कभी आशिकों की बाहों में, तो कभी बिरहनों की आंख से रोई है गजल।
अगला शेर है कि चांदनी रात में दीदारे कमर कर करके, कमर माने चांद, चांदनी रात में दीदारे कमर कर करके प्यार अपने के तसव्वुर में भी खोई है गजल, प्यार अपने के तसव्वुर में भी खोई है गजल। मैं के प्याले में कभी शायरों ने घोला तो, मैं के प्याले में कभी शायरों ने घोला तो रब के कदमों में भी गई ये संजोई है गजल। मैं के प्याले में कभी शायरों ने घोला तो रब के कदमों में गई भी ये संजोई है गजल। अगला शेर देखें आप कि हुस्न के पैरों की पायल की बनी छम छम भी, हुस्न के पैरों की पायल की बनी छम छम भी माँ के आगोश में बेखौफ भी सोई है गजल, माँ के आगोश में बेखौफ भी सोई है गजल। और गजल का आखिरी यानी कि मक्ते से ठीक पहले का शेर कुछ ही हुआ कि नजरों की धार अदाओं क्या भी ये तीर बनी, नजरों की धार अदाओं का भी ये तीर बनी, मैं कहाँ कहता हूं कि दूध की धोई है गजल, मैं कहाँ कहता हूं कि दूध की धोई है गजल। और मक्ता कुछ ही हुआ गजल का कि नजरिए राज हैं दीवानों के अपने अपने, नजरिए राज हैं दीवानों के अपने अपने, है गजाला किसी की कोई तो कोई है गजल, है गजाला किसी की कोई है गजल, कोई है गजल। जी बहुत सुंदर आदरणीय, बहुत सुंदर। वास्तव में आपने अपनी से गजल में न केवल गजल किया है बल्कि गजल की परिभाषा दिया है, और गजल की जो विभिन्न क्षेत्र है, गजल वास्तव में किस किस मुद्दों पर, किस किस बातों पर, किस किस भावनाओं पर, विचारों पर लिखी जाती है, बड़े ही सुंदर तरीके से आपने गजल की परिभाषा अपने इस रचना में देने का प्रयास किया। ये बहुत सुंदर लगा। इसी क्रम में मेरे मन में एक छोटी सी प्रश्न भी जागृत हो रही, मैं चाहूंगा ये जानकारी आपके माध्यम से हमारे दर्शकों तक भी पहुंचे। वास्तव में आदरणीय, अक्सर हम लोग भ्रमित हैं कि गजल क्या है, गीत क्या है, कविता क्या है। मैं थोड़ा सा आपके माध्यम से जानना चाहूंगा कि एक कविता में, एक गीत और गजल में क्या अंतर है, कैसे हम ये जान पाए, क्योंकि हम अनभिज्ञ हैं इन सभी विधाओं से, तो कैसे हम समझे कि ये गजल है, ये गीत है या कविता है। जी, गजल की शुरुआत जब हुई, गजल की शुरुआत जो है फारसी भाषा से हुई। इसे जो है हमारे इस्लाम मानने वाले अग्रजों ने इसका जो है इसकी शुरुआत की। और गजल का अर्थ होता है अपने महबूब से बातें करना। तो गजल को उस तब शुरुआत में गजल को केवल गजल का क्षेत्र ये माना गया कि हम अपनी महबूब की, अपने प्रेमी की, अपने आशिक की, अपनी मासूका की सुंदरता की प्रशंसा करें, उसमें उससे बातचीत के असार कहें, उससे बातचीत के लिए शेर कहें। गजल का ये मतलब शुरुआत में रखा गया कि गजल का मतलब होता है कि अपनी मोहब्बत के बारे में कहना। फिर धीरे धीरे गजल ने जब अपना सफर तय किया और भारत से आते आते जब भारत में आई और आदरणीय दुष्यंत कुमार जी ने जब गजल में अपना हाथ रखा, तो उन्होंने कहा कि साहित्य समाज का दर्पण होता है। तो किसी साहित्य को किसी एक जगह बांध दिया जाना मेरी ख्याल से उचित नहीं है। गजल में भी सामाजिक मुद्दों पर कहा जा सकता है, गजल में भी सुख दुख की बातें कही जा सकती हैं। जरूरी नहीं कि गजल केवल मोहब्बत और शराब पर ही कही जाए। उन्होंने गजल को सामाजिक मुद्दों की ओर मोड़ा। और हम सभी जानते हैं कि आज दुष्यंत कुमार जी शीर्ष के गजलकारों में एक माने जाते हैं। उनके फैन एक भारत में ही नहीं पूरी दुनिया भर में हैं। उन्होंने उस गजल को सामाजिक मुद्दों पर कहा। उन्होंने गजल को मोहब्बत से निकालकर इस तरीके से भी कहा कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तेरे सीने में सही है कहीं यदि आग तो फिर आग जलनी चाहिए। उन्होंने सामाजिक मुद्दों पर गजल को कहा और वो आज के गजलकारों में लगभग 80% से ज्यादा गजलकारों के वो आदर्श हैं। गजलकार उनके नक्शे कदम पर चल के गजल कहने में अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। तो
आदरणीय ये गजल का सफर रहा। बिल्कुल बिल्कुल आदरणीय, बहुत अच्छा लगा ये जानकारी। वास्तव में गजल कहाँ से चली और कहाँ तक पहुंची, और बड़े ही सुंदर तरीके से आपने गजल की महत्व को आज के दौर में बताने की कोशिश की आदरणीय, बहुत सुंदर लगा। चूंकि इसी क्रम में मैं चाहूंगा कि एक और सुंदर सी गजल हमारे दर्शकों तक पहुंचे, फिर वार्तालाप जी के क्रम में और भी जानकारियों के साथ हम आगे बढ़ेंगे। जी जी जी, मैं इसी क्रम में बताता चलूं, जी 1 मिनट सर, मैं बताता चलूं कि आपके सुंदर सी रचना और सुंदर से विचार, खासकर गजल को लेकर के बहुत सारे दर्शक साथियों ने आपको सराहा है, और जी आपके इस सुंदर से कार्यक्रम को भी लोग सराह रहे हैं। जी जी चूंकि हमारे बीच इसी क्रम में है सुभाष राहत बरेलवी जी, और जी सुमंगला सुमन मैम, और निमिषा जी भी साथ में, कवि राम शिरोमन भी साथ में, आप सभी, नूतन जी भी जुड़ी हुई हैं, और आपको बार बार खूब सराहना आपकी की जा रही है, सब लोग सराह रहे हैं। बहुत बहुत जी आभार, बहुत बहुत धन्यवाद हम दोनों लोग की तरफ से। जी आदरणीय, इसी क्रम में मैं चाहूंगा गजल हम हमारे दर्शकों तक पहुंचे, फिर आगे हम बढ़ते हैं। जी जी जी। अगली गजल मैं जो प्रस्तुत करने जा रहा हूं, गजल को अधिकतर जो है विरह रस में ज्यादा कहा गया है। गजल शिकायती ज्यादा हुआ करती हैं। एक इसी तरीके की शिकायती गजल मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। आप देखें कि सूरज को हथेली में छिपाकर चले गए, सूरज को हथेली में छिपाकर चले गए, और दोस्त अंधेरे का बताकर चले गए। बहुत सुंदर जी। सूरज को हथेली में छिपाकर चले गए, और दोस्त अंधेरे का बताकर चले गए। उसने मतलब इसमें है कि तुम तो मुझे यकीन दिलाकर चले गए, तुम तो मुझे यकीन दिलाकर चले गए, अरे क्यों जाल अपने पन का बिछाकर चले गए। तुम तो वाह मुझे वाह यकीन वाह। दिलाकर चले गए, क्यों जाल अपने पन का बिछाकर चले गए। अगला एक और मतला है, उसने मतला कि एक पल में कई रंग दिखाकर चले गए, एक पल में बहुत कई सुंदर। रंग दिखाकर चले गए, दिखाकर। जहरे जफा का स्वाद चखाकर चले गए, जहरे जफा का वाह वाह, स्वाद बहुत। चखाकर चले गए। से यूं आज गजल का कि पहले तो आए हाथ जोड़ नंगे पांव तुम, पहले तो आए हाथ जोड़ नंगे पांव तुम। ये नेताओं के ऊपर जो आज के कुछ नेता जिस तरीके के हैं उन पर ये इससे कहा गया है कि पहले तो आए हाथ जोड़ नंगे पांव तुम, जब जीत मिली सबको भुलाकर चले गए, जब जीत मिली सबको भुलाकर चले गए। और अगला शेर यूं हुआ कि आए थे नकलियत के लवादे को ओढ़कर, आए थे नकलियत के लवादे को ओढ़कर, मतलब निकाल उसको हटाकर चले गए, मतलब निकाल उसको हटाकर चले गए। और अगला शेर है कि वादे किए थे देंगे हमें एक पक्की छत, बतौर खास ये शेर पेश कर रहा हूं, गौर करें कि वादे किए थे देंगे हमें एक पक्की छत, तुम छप्परों में आग लगाकर चले गए, तुम छप्परों में आग लगाकर चले गए। बहुत और सुंदर। गजल का मक्ता कुछ यूं हुआ कि अब हम ना भरोसा करेंगे राज किसी का, अब हम ना भरोसा करेंगे राज किसी का, तुम नाम ही यकीन का मिटा कर चले गए, तुम नाम ही यकीन का मिटा कर चले गए। जी बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। वास्तव में आपने गजल के माध्यम से जो भाव कहना चाहें, मैं समझता हूँ कि ये एक पंक्तियों में एक सीख है, एक शिक्षा है, क्योंकि आप जी तो गजल के शिक्षक भी हैं। जी आपसे बहुत सारे लोग गजल सीख रहे हैं। जी आज ये बहुत अच्छा लग रहा है आपके। वास्तव में मैंने बहुत से गजल सुने हैं, लेकिन जी आपकी जो गजल है कहीं न कहीं, ये गजल नहीं बल्कि एक परिभाषा है गजल की। बहुत कुछ जी जी सीख है आपके इस गजल में, बहुत अच्छा सर। इसी क्रम में आदरणीय, मैं कुछ जानकारियों के साथ भी आगे बढ़ना चाहूँगा कि जी आप तो एक अच्छे शिक्षक भी हैं, गजलकार भी हैं, लोगों को शिक्षा दे रहे हैं, गजल सिखा रहे हैं। लेकिन जी कहा जाता है कि बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता है।
मैं इसी क्रम जी में जानना चाहूंगा कि आपके गजल के क्षेत्र में आदर्श कौन है, और जी आपको आज के जी आज वर्तमान दौर में आपको कौन से गजलकार ज्यादा पसंद है और क्यों? जी। मेरे मुझे गजल की शिक्षा देने वाले, मेरी गजलों को संवारने वाले, मेरी गजलों को लोगों के सुनने लायक बनाने में मेरा भरपूर सहयोग करने वाले मेरे परम आदरणीय गुरु जी, बरेली के ही श्री विनय सागर जायसवाल जी हैं, जो एक बहुत ही अच्छे उस्ताद शायर हैं, जिनके लगभग जो है 500 से ऊपर जो है शागिर्द शिष्य जो है बरेली या उत्तर प्रदेश में ही नहीं, लगभग पूरे भारत के कई प्रदेशों में उनके शिष्य हैं, जो उनसे बाई नेट शिक्षा लेते हैं। और वो बहुत ही प्यार से, बहुत ही अपनेपन से हम सबको शिक्षित करते हैं। उन्होंने मुझे गजल की बारीकियों की ओर ध्यान दिलाया, गजल को कैसे खूबसूरत कहा जा सकता है, इसमें उन्होंने प्रयासरत रहे। और मेरा सौभाग्य ये है कि आज उनके जो भी शिष्य हैं, जितने भी शिष्य हैं, 500-700 जितने भी हैं, मुझे ये मालूम है, मैं ये जानता हूं कि उन सब में वो सबसे ज्यादा जो है मुझसे प्यार करते हैं, वो मुझसे बहुत ज्यादा खुश रहते हैं। उन्हें वो ये कहते हैं कि जिस तरीके से महाभारत के जमाने में द्रोणाचार्य जी को अर्जुन मिले थे, उस तरीके से जो है मुझे गजलराज तुम मिले हो, तुम मुझे बहुत प्यारे हो। तुम जो है, तुमने जैसे कोई शिक्षा लेने में मेहनत करनी चाहिए वैसे मेहनत की, और तुमने आज जो है मेरा दिल खुश कर दिया। मैं उनके चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूँ, अपने गुरु आदरणीय विनय सागर जायसवाल जी के। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल आदरणीय, बिल्कुल जो आदर्श हैं वो आदर्श ही कहे जाएँगे। जिनके बिल्कुल कर कमलों से थिरकने वाली लेखनी से अनेकों लोग साक्षर हो रहे हैं, पढ़ रहे हैं, कहीं न कहीं लिख रहे हैं और लोगों के मनोभावों को खुश कर रहे हैं। आदरणीय, इसी क्रम में मैं ये जानना चाहूँगा कि अक्सर आपने बताया भी कि प्रेम जो है वो गज़ल जो है प्रेम से ही उत्पन्न हुई और आज जी विभिन्न मुद्दों पर लिखी जाने लगी। मैं जी जी। जानना चाहूँगा कि आपके साथ ऐसा क्या हुआ था कि आपने गज़ल ही को चुना, गज़ल लिखना ही आपने पसंद किया और गज़ल की ओर बढ़ते चले आए। आपके साथ ऐसी कौन-सी घटना थी जो आपको ज़्यादा प्रेरित किया कि गज़ल ही लिखना अच्छा रहेगा? जब मैं कॉलेज में था, कॉलेज में क्या, स्कूल ही कह लो, जिस वक्त मेरी पहली कविता बनी थी उसी वर्ष जो है, जैसा कि उस उम्र में 13-14 साल की उम्र में एक आकर्षण सभी में रहता है, वो आकर्षण मेरे अंदर भी जागृत हुआ, लेकिन संस्कारों बस उस आकर्षण को अपने सीने में दबाए रहा। उस आकर्षण को, जिसके प्रति आकर्षण था, उसे नहीं बता सका, और जब तक बताने की हिम्मत जुटा पाया, जब तक उस तक पहुंचने की हिम्मत जुटा पाया, तब तक दुनिया ही बदल चुकी थी। दिल पे एक बहुत करारी चोट लगी, और उस चोट ने, पहले सुना करता था कि कभी तो अपनी मेहनत से या अपनी लगन से कोई भी बन सकता है, लेकिन शायर हमेशा लगने के बाद ही, शायरी चोट लगने के बाद ही दिल से निकलती है। मेरे साथ भी वही हुआ। मैंने तब एक गजल कही भी थी अपनी इस घटना के ऊपर कि मोहब्बत कर तो ली लेकिन निभाना ही नहीं आया। मोहब्बत कर तो ली लेकिन निभाना ही नहीं आया, कि खुद को आपके काबिल बनाना ही नहीं आया। और मेरे सामने ऐसी कोई समस्या नहीं आई थी कि मेरे कोई विरोध हो या ये हो, लेकिन अपने संस्कारों बस इजहार ना कर पाने की सजा मुझे मिली। और हम दोनों को, जबकि हम दोनों जो है एक दूसरे को चाहते थे, लेकिन चूंकि उस जमाने में, आज से लगभग 25-30 साल पहले, लड़कियां इस तरीके की कहने के लिए तो कतई आगे आ ही नहीं सकती थी, और लड़कों पे भी बहुत ज्यादा बंदिशें हुआ करती थी। तो मैंने उसके लिए शेर कहा था
कि कसर खुद को ही रखी ही नहीं थी लूट लेने में, कसर खुद को ही रखी ही नहीं थी लूट लेने में, अरे हमारे सामने दुश्मन जमाना ही नहीं आया। जमाने, ये नहीं कि जमाने की बंदिशें लगी हों, मतलब हमने अपनी मोहब्बत को अपने ही संस्कारों से कह लो, शर्म से कह लो, झिझक से कह लो, खो दिया जो है। बस सर वहीं से जो है वो किसी और की हो गई और हम शायरी के हो गए। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल आदरणीय, बिल्कुल। वास्तव में आज एक ऐसे साहित्यकार के साथ बैठकर हम सभी लोग रूबरू हो रहे हैं और खासकर इस कार्यक्रम का उद्देश्य ही है कि एक साहित्यकार के मन की बात को लोगों तक पहुँचाना, जिससे कि बहुत सारे लोग अपने मन में बहुत सारी बातें लिए रहते हैं, लेकिन कह नहीं पाते, लिख नहीं पाते हैं। किंतु मुझे आज विश्वास है कि आज के इस कार्यक्रम को देखकर, आपके सुनकर लोगों के मन में लिखने की, आगे बढ़ने की, उछकर जाने की प्रेरणा ज़रूर उत्पन्न हो रही होगी। आदरणीय, बहुत जी अच्छा लगा आपके यह जीवन वृत्तांत, जहाँ से आपकी गज़ल शुरू होती है। बहुत अच्छा लग रहा सर। चूँकि आपके साथ वो घटना है, मुझे कुछ पंक्तियाँ याद है। कहा जाता है जी कि बड़े दूर से, बड़े दूर से उनके जुल्फों पर नज़रें लगाए बैठे थे। जी बड़े बड़े दूर से उनके जुल्फों पर नजरें लगाए बैठे थे और जी। जब करीब जाके देखा तो सरदार जी नहाए बैठे थे। जब करीब वाह, जाके देखा तो सरदार जी नहाए गजब, बैठे थे। वाह वाह। कहीं न कहीं आपके साथ मेरे समझ से कुछ ऐसा ही हुआ है कि जो देखा वो हम्म, हुआ नहीं, जो हुआ वो देखा नहीं। तो कहीं हम्म, न कहीं लेकिन आपने जिस प्रकार से उसको गज़ल के रूप दिया, अपनी घटना को गज़ल के रूप में लोगों तक पहुँचाया, बहुत जी अच्छा जी। लगा सर, बहुत सुंदर लगा। और मैं चाहूँगा इसी क्रम में एक और सुंदर सी गज़ल हमारे दर्शकों तक आपकी पहुँचे सर, और भी जानकारियों के साथ फिर हम आगे आते हैं। जी। जी मैंने बताया था कि गजल की शुरुआत हुई महबूबा की सुंदरता के वर्णन से। महबूबा के बारे में, महबूबा के बारे में कहने पे तो गजल की जहां से शुरुआत हुई है उसी विषय पर एक गजल आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। देखें आप कि जान काजल लगा के बैठ गए, जान काजल लगा के बैठ गए, तीर दिल पे चला के बैठ गए। जान काजल लगा के बैठ गए, तीर दिल पे चला के बैठ गए। फिर देखें आप, उसने मतलब है कि रुख पे बिंदिया सजा के बैठ गए, रुख पे बिंदिया सजा के बैठ गए, सबको पागल बना के बैठ गए। रुख पे बिंदिया सजा के बैठ गए, सबको पागल बना के बैठ गए। फिर देखें आप, बतौर खास ये से प्रस्तुत कर रहा हूं कि फिर कोई सारी सब उठा ही नहीं, सब माने रात होता है, कि फिर कोई सारी सब उठा ही नहीं, बज़्म में जब वो आके बैठ गए। फिर कोई सारी सब उठा ही नहीं, बज़्म में जब वो आके बैठ गए। और सुंदरता की तुलना देखिए कहां पे की है शेर में, कि जब वो घूंघट उठा के बैठ गए, जब वो घूंघट उठा के बैठ गए, अरे चांद तारे लजा के बैठ गए। जब वो घूंघट उठा के बैठ गए, चांद तारे लजा के बैठ गए, लोग समझे कि चांद निकला है। शेर पे गौर करें आप, कि लोग समझे कि चांद निकला है, रात वो छत पे जाके बैठ गए। लोग समझे कि चांद निकला है, रात वो छत पे जाके बैठ गए। और गजल का आखिरी यानी मक्ते से ठीक पहले का शेर, कि हलक में आ गया ये दिल, हलक में आ गया ये दिल जानम, हलक में आ गया ये दिल जानम, सामने मुस्करा के बैठ गए। हलक में आ गया ये दिल जानम, सामने बहुत मुस्करा सुंदर के सर। बैठ गए। और गजल का मक्ता कुछ यूं हुआ कि कोई समझा नहीं ये राज अदा। देखिए अदा कैसी होती है इन लोगों में, कि कोई समझा नहीं ये राज अदा, कि वो कब दिल चुरा के बैठ गए, कि वो कब दिल चुरा के बैठ गए।
बहुत सुंदर आदरणीय, बहुत सुंदर, गजब की रचना आपकी। और मैं देख रहा हूँ कि आपको बड़े सुंदर सुंदर लहजे से भी आपको सराहा जा रहा है। जी सुमंगला सुमंगला सुमन मैम ने लिखा है कि आपसे तो पूरा साहित्य ही समाया हुआ है। गजब जी गजब की प्रस्तुतिकरण, शानदार शानदार अभिव्यक्ति, अतुलनीय सराहनीय, वंदनीय। बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छा शब्दों से आपने कहा। और रवि कवि राम शिरोमन जी ने आपको सराहा, कहा चांद तारे लजा के बैठ गए। ये पंक्तियां उनको बहुत पसंद आया। उन्होंने इस जी पंक्तियों से आपकी सराहना किया है। और जी नूतन जी ने कहा कि अद्भुत शब्द, गहन गंभीर दृष्टांत, सरल सरस आनंद अनुभूति प्रद। बिल्कुल बिल्कुल आदरणीय, बिल्कुल बहुत सही कहा आपने। और जी, और सुभाष राहत जी ने कहा है कि मोहब्बत के मारों का बस यही अफसाना है, गम में ही जीना है, गम में ही मर जाना है। बिल्कुल वाह बिल्कुल बहुत सुंदर। वाह, जी बहुत सुंदर कहा आपने सर। वाह। बहुत अच्छा लगा। और इसी प्रकार से बहुत सारे लोगों ने आपके सुंदर सुंदर शब्दों को, भावों को सराह रहे हैं। आदरणीय, मैं मैं भी आपके सुंदर। मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद अ, सभी को अर्पित करता हूँ। और मेरे मेरे साथ जुड़े रहने के लिए मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझ रहा हूँ। ये लोग मेरे साथ जुड़े हैं, मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद, हम दोनों लोग की तरफ से बहुत बहुत आभार। आदरणीय, आपकी सुंदर सी गजलों के लिए आपके कलम से मैं दो पंक्तियां पढ़ना चाहूंगा। कलम जी आपकी चल रही हैं और मैं रहा जी हूं कि जी कविता नहीं कुछ खास लिख रहा हूं। आपकी वाह कलम से है कि कविता नहीं कुछ खास लिख रहा हूं, तेरे लिए कैसा एहसास लिख रहा हूं, वाह मिलकर ना बिछड़ने का, मिलकर ना बिछड़ने का, बिछड़कर फिर मिलने का, तेरे लिए मन का विश्वास लिख रहा हूँ। कविता वाह नहीं वाह 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 खास वाह। लिख रहा हूँ, बहुत तेरे बहुत लिए अच्छा, कैसा बहुत अच्छा। एहसास लिख रहा हूँ। जी जी। हाथों में कलम लेकर, हाथों हम्म में कलम लेकर कागज पे जब भी लिखता, आहा, हाथों में कलम लेकर कागज पे जब भी लिखता, मानो बैठकर तेरे पास लिख रहा हूँ। कविता आहा। नहीं कुछ खास लिख रहा हूँ, तेरे लिए कैसा एहसास लिख रहा हूँ। आदरणीय, बहुत सुंदर लग रहा है आपकी गजल, और आपके गजलों में आपके भाव, और खासकर आपके मुखार बिंदु से गजल पे तो और चार चांद लग रहा है। बहुत जी सुंदर। जी इसी क्रम में मैं चाहूंगा सर कि एक और सुंदर सी गजल हमारे दर्शकों तक आपकी ओर पहुंचे। जी। जी। आज के समाज में का चलन जो लगभग जो है मानवता को छोड़ चुका है। आज के समाज के कुछ गलत चलनों को इंगित करती हुई मेरी ये गजल आप देखें जो है कि सर्द सदमे में है दिल बताया गया, सर्द सदमे में है दिल बताया गया, तो गर्म करने को पल पल जलाया गया। सर्द सदमे में है दिल बताया गया, गर्म करने को पल पल जलाया गया। उसने मतलब देखें इसका कि साथ साए तलक का छुड़ाया गया, साथ साए तलक का छुड़ाया गया, अरे यूं अंधेरों में मुझको गिराया गया। साथ साए तलक का छुड़ाया गया, यूं अंधेरों में मुझको गिराया गया। और अगला शेर देखें आप कि सच बोलने की क्या सजा मिलती है, कि सच बयानी के सदके हर एक बज्म से, सच बयानी के सदके हर एक बज्म से, कह के मुझको अजूबा भगाया गया। सच बयानी के सदके हर एक बज्म से, मुझको कह के अजूबा भगाया गया। और ये शेर बहुत खास शेर मुझे बहुत प्यारा लगा जब मैंने जी। कहा कि रो पड़ा फैसला मेरे कातिल को जब, रो पड़ा वाह, फैसला मेरे कातिल को जब, देके झूठी गवाही बचाया गया। रो पड़ा बहुत फैसला सुंदर सर। मेरे कातिल को जब, देके झूठी गवाही बचाया गया। और इस शेर को महाभारत के संदर्भ से जोड़ने की कोशिश की है, वह जो आज भी देखने को मिल जाता है जो चलन कि एक बहसी की बहसत भरी मांग पर, एक बहसी की बहसत भरी मांग पर आज फिर द्रौपदी को बुलाया गया।
एक बहसी की बहसत भरी वाह मांग वाह पर वाह आज फिर वाह। द्रौपदी को बुलाया गया। और सर, आज की आज के समाज की एक बहुत बड़ी त्रासदी ये शेर कह रहा है कि भूख से रोते बेबस की औलाद को, भूख से रोते बेबस की औलाद को खून का घूंट ही बस पिलाया गया। भूख से रोते बेबस की औलाद को खून का घूंट ही बस पिलाया गया। और सर, मक्ता इस गजल का कुछ यूं हुआ है कि अगर पूरी गजल इस मक्ते पे निछावर कर दी जाए तो कोई ज्यादा नहीं होगा कि राज दो कौर भी ना मिले जीते जी, राज दो कौर भी ना मिले जीते जी, उनके मरने पे लंगर छकाया गया, उनके मरने पे लंगर वाह छकाया वाह गया। वाह वाह वाह। बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। वास्तव में दो पंक्तियां मैं आपकी इस रचना के सम्मान में बोलना चाहूंगा कि दे सको जी जी। तो अहिंसा का विश्वास है, दे आहा। सको तो अहिंसा का विश्वास है, आज गांधी को माला नहीं चाहिए। वाह। दे सको तो अहिंसा का विश्वास दो, आज गांधी को माला नहीं चाहिए। भूख की कामना है मिले रोटियां, भूख आहा। की कामना है मिले रोटियां, मद भरा कोई प्याला नहीं चाहिए, मद भरा कोई प्याला नहीं चाहिए। बड़े ही सुंदर तरीके से आपने अपनी रचना में आज ये अपने भावों को समेटा है, समाज को समेटा है, समाज के विचारों को समेटा है। बहुत अच्छा लगा सर आज के इस कार्यक्रम में आपसे मिलकर, आपको सुनकर, आपको जानकर। धीरे-धीरे जी ये समय भी समापन की ओर हो चला है। इसी क्रम जी। में जी क्योंकि आप एक गज़लकार हैं, आप तो लोगों के मन को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ते हैं और जी। चूँकि आपको अपने दृष्टिकोण से, खासकर एक साहित्यकार के दृष्टिकोण से, आपकी नज़रिया ही लोगों को परखने और जानने समझने का अलग है। आप गीतकार और कवियों से भी गहराई तक हम्म। चले जाते हैं मानवीय हृदय में और वहां से हम्म। भी बातों को उठा करके आप अपने शब्दों में पंक्तियों में उतार देते हैं। जी आदरणीय चलते चलते मैं यही चाहूंगा कि आज के युवा वर्ग जिस दिशा में चल पड़ा है, कितना सच्चाई है, कितना अच्छाई है, मैं चाहूंगा कि एक हम्म। साहित्यकार होने के नाते, एक समाज हम्म। सेवी होने के नाते आप उनको क्या दिशा देना चाहेंगे, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं उनके लिए यही कहना चाहूंगा कि हमारे जो पुरातन संस्कार थे, जो पुरातन शिक्षाएं थीं, वो निश्चित रूप से हमें उन्नत की ओर ले जाने वाली थीं। आज के युवा को चाहिए कि उन पर गौर करें, उन्हें पढ़ें। हम अपने समाज में अपने से बड़ों का, अपने से छोटों का, अपने से निर्बलों का उचित ख्याल रखते हुए कभी किसी को सताएं नहीं, कभी किसी ऐसे बाहुबली के साथ जो है न जुड़ें अपने स्वार्थ के लिए जो समाज का अहित कर रहा हो। हम अपने माँ बाप, गुरु, भाई और समाज के गिरे हुए और जो है कमजोर तबके पर अपना वरद हस्त रखें, ना कि उन पर जो है शासन करने की प्रवृत्ति बनाएं। अगर हम इस इन बातों को लेकर चलेंगे तो निश्चित रूप से हमारा भारत जो कभी विश्व गुरु था वो हमेशा विश्व गुरु ही रहेगा। हमारी भारत की संस्कृति को देखने, उसमें जीने के लिए लोग कई कई देशों से आके भारत में बस जाते थे। आज भारत की वो हालत है कि भारत विदेशों की नकल कर रहा है, ये कतई सही नहीं है। भारत की अपनी संस्कृति बहुत ही श्लाघनीय, बहुत ही वंदनीय और बहुत ही पूजनीय है। हमें उस संस्कृति को पकड़ के चलना है। मैं युवाओं से यही कहना चाहूंगा कि ये व्यर्थ की चमक देखकर, व्यर्थ के विदेशों की चमक देखकर ना भागें। हमारे भारत के पास वो हर चीज है जो किसी भी अन्य देश के पास सारी नहीं है। किसी के पास कुछ है, किसी के पास कुछ है, लेकिन हमारा भारत अनेकता में एकता और विविधता में संपन्नता का प्रतीक है। इसलिए हमें अपने संस्कारों को हमेशा जिंदा रखना चाहिए। हमें अपने जो है चाल चलन को बिल्कुल उसी तरीके से रखना चाहिए जैसा कि हमारा भारत था, वैसा ही आज रहे और आगे भी रहे। इसके लिए मैं नौजवानों का आह्वान करता हूं कि वो अपनी संस्कृति को लेकर चलें। धन्यवाद जी। जी आदरणीय, बिल्कुल बहुत सुंदर लगा आपके विचार, खासकर जो युवाओं के लिए, आज के युवा वर्ग के लिए आपने कहा। बिल्कुल मैं तो समझता हूँ कि आप जैसे शिक्षक, आप जैसे समाजसेवी, आप जैसे समाज सुधारक कौन है? बहुत सारे लोग हैं लेकिन उनमें से आप भी एक हैं। मैं तो यही कहूँगा तमाम दर्शक साथियों को
आज या आने वाले समय में जब भी इस कार्यक्रम को आप देखें, तो ज़रूर देखें, पूरा देखें और समझें कि जितनी सुंदर-सुंदर बातें आपके मुखार बिंदुओं से समाज के लिए, लोगों के लिए निकला है, वो वास्तव में सराहनीय है, अतुलनीय है और कभी भूला नहीं जा सकता है। मेरा तो यही अनुरोध रहेगा तमाम दर्शक साथियों से कि साथियों, अम्बेडकर नगर पोएट्री साहित्यिक मंच को आप गूगल या यूट्यूब या और भी जगहों पर आप सर्च करें और ऐसे सुंदर-सुंदर कार्यक्रम ज़रूर देखें, सपरिवार देखें, जिससे कि हमारी नैतिकता, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, संस्कार हमारे बीच कायम रहे, बना रहे, उस पर हम कुछ जान सके, समझ सके। बहुत सुंदर लगा सर आज के इस कार्यक्रम में आपने अपना बहुमूल्य समय दिया और उन तमाम दर्शक साथियों में अगर कोई आप साहित्यकार भी हैं, तो आपको भी मैं विनम्र निवेदन के साथ कहना चाहूँगा कि साथियों अपने सुंदर विचारों, भाव रचनाओं से समाज को एक नई दिशा और दशा देने के लिए कार्यक्रम एक कदम साहित्य की ओर में आप ज़रूर सहभागी हों, ज़रूर इस कार्यक्रम से जुड़ें और अपने सुंदर विचारों से समाज को एक नई दिशा और दशा दें और आज के युवा वर्ग को भी एक नई दिशा मिल सके और साहित्य को भी मजबूती मिल सके। आदरणीय जी सर। चलते-चलते मैं चाहूँगा कि आप कुछ कहना चाहें, तो कम शब्दों में जी, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपके लिए कहना चाहूँगा, जब आपका आमंत्रण मेरे पास आया, आपका नाम पढ़ा मैंने, तो बहुत ही हमारे पूर्व के अग्रज, बहुत ही उम्दा कवि, बहुत ही वंदनीय पूजनीय कवि आदरणीय रामवृक्ष बेनीपुरी जी का स्मरण हो आया। वो बहुत अच्छे कवि थे, जिनकी कविताएं हमारे पाठ्यक्रम में भी शामिल की गई। और जब आपसे मिलके आपसे बातचीत की, तो मैं इन दो पंक्तियों में उस अपने एहसास को बांटना चाहूंगा कि आप जैसे ज्ञानी ध्यानी और साहित्य के सुधी लोगों से मिलके महफिल जम ही जाती है। आप जैसे ज्ञानी ध्यानी और सुधी लोगों से मिलके महफिल जम ही जाती है। जब होती है हम और आप देशों में चर्चा, तो हवा ये थम ही जाती है, हवा ये थम ही जाती है। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। मैंने अभी तक जितने भी लाइव प्रोग्राम किए हैं, उनमें से जो सर्वोत्तम प्रोग्राम रहे, उनमें से आपका प्रोग्राम हमेशा याद रहेगा। बहुत अच्छा लगा आपकी बातचीत का ढंग, आपके साहित्य के प्रति समर्पण, बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद जी। जी आदरणीय, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी हमारे तरफ से और इस मंच की तरफ से बहुत बहुत आभार, क्योंकि वास्तव में आज आपसे भी मिल करके मुझे भी और तमाम दर्शक साथियों को भी बहुत कुछ सीखने और जानने को मिला। बड़ा प्यार मिला है आपसे, आपके सुंदर सुंदर वाणी से भी, कर्म से भी बहुत अच्छा लगा। आदरणीय, चलते चलते मैं चाहूंगा कि अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि साथियों, आज के रील को, आज के समय, आज के दौर के रील को देखने से अच्छा है कि इस प्रकार के कार्यक्रम को जरूर देखें और अच्छा परिवार बैठकर देखें, जिससे कि हमारे संस्कृति, सभ्यता और संस्कार हमारे बीच बना रहे। आदरणीय, आपके इसी सुंदर विचारों, भावों के साथ हम एक दूसरे से विदा लेते हैं। फिर मिलेंगे ऐसे ही सुंदर विचारों, भावों के साथ। जी, उपस्थित होंगे अपने दर्शकों के बीच। बहुत बहुत आपका और मेरे साथ इस लाइव में जो लोग जुड़े रहे, उन सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, नमन, वंदन, अभिनंदन। और आपसे दोबारा जुड़ने की इच्छा है। बिल्कुल बिल्कुल आदरणीय, फिर मिलेंगे, जल्द ही मिलेंगे हम, फिर उपस्थित होंगे अपने दर्शकों के बीच। बिल्कुल, तब तक के लिए आदरणीय शुभ रात्रि, नमस्कार। नमस्कार सर।